तैयारी के साथ हम आपके सामने हैं और ये हफ्ता तो मार्केट के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। असल में क्या हुआ कि सोमवार से मार्केट के अंदर जो गिरावट थी, उम्मीद थी कि शायद धीरे धीरे करके कवरिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। मार्केट ने 18,200 तोड़ा, 18,000 तोड़ा, 17,900 तोड़ा, 17,800 भी टेस्ट कर दिया। और आज वैसे अगर आप हफ्ते भर के हिसाब से देखें तो करीब 3% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। आपको ध्यान होगा पिछले एक साल के अंदर जो इंडेक्स ने व्यू अपना दिया था, यानी कि जो तेज़ी दी थी, वो करीब 5% की एवरेज थी। इस बार की जो गिरावट है वो करीब आधे से ज़्यादा हो चुकी है सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही। कुल मिला के बात सारी है कि बाजार के अंदर अब 18,200, 18,000 थोड़ा टफ रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। ये कुछ एक रिटर्न आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे होंगे। इस हफ्ते का जो रिटर्न है वो करीब 1.25% नेगेटिव। निफ्टी बैंक का रिटर्न करीब 1.5% से ज़्यादा, और मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स का जो रिटर्न है वो छोटे तौर पर, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम होता है, एफआईएस की टिपिकली सेलिंग बड़े शेयर्स में ज़्यादा आ जाती है, इसलिए वो आपको ज़्यादा कम दिख रहे हैं। बट डैमेज तो थोड़ा यहाँ पर भी हुआ है। 0.25% की गिरावट आपको स्मॉल कैप में दिखेगी। खैर, मेरे साथ मेहमान आज जुड़ चुके हैं, अविनाश गौरेक्षकर। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो गया हफ्ता है उसमें मार्केट में क्या क्या लेवल्स खो दिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो अगले हफ्ते के लिए बहुत काम की होने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते भी बाजार के अंदर कुछ अहम ट्रिगर आएंगे। जैसा सबसे बड़ा ट्रिगर अपना घरेलू ही जो बन जाएगा अर्निंग्स का। टीसीएस के सोमवार शाम को नंबर होंगे, उसके बारे में हम इसी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं वापस मार्केट पे एक बार लौट आता हूँ और एक एक करके सारे पॉइंट्स फिर से मैं आपके सामने रखता हूँ कि मार्केट के अंदर हुआ क्या। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो 1.5% से ज़्यादा की थी। छोटे मझोले शेयर्स में 1% से कम की गिरावट थी, बट गिरावट सभी में थी। अब आते हैं सेक्टोरियल गेनर्स कौन कौन से थे, यानी कि जो चले हैं। कुछ सरकारी कंपनीज में दम वापस दिखा है, हालांकि उनका परसेंटेज 1% भी नहीं था। कंज्यूमर, एफएमसीजी, फार्मा, जो टिपिकली ऐसे इंडाइसिस होते हैं जब भी बाजार के अंदर गिरावट या साइडवेज हो जाता है, ये सेगमेंट आपको एक्टिव होते हुए दिखते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीएसयूज, कंज्यूमर्स, एफएमसीजी और फार्मा, इन सब में 1/4% से लेकर करीब 1% तक की तेजी आई। ये सेक्टोरियल चर्निंग था। अब आ जाते हैं सेक्टर्स टूटे कौन से थे। आईटी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन आईटी धराशायी हुआ। आईटी करीब 2% टूट गया इसी हफ्ते के अंदर। उसके बाद बारी आई मीडिया की, फिर बैंक्स की, जहाँ पे करीब 2-2% के आसपास का नुकसान आपको बनते हुए दिखा। सरकारी बैंक में, माफ कीजिए, सरकारी बैंक्स में और साथ ही मेटल्स में भी नुकसान हमको ज़्यादा देखने को मिला, करीब 0.5% के आसपास का था। निफ्टी के टॉप गेनर्स अभी आपकी स्क्रीन पर होंगे, आप देख रहे होंगे। इसमें एचडीएफसी लाइफ बैक टू बैक काफ़ी दिनों से चला। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम, एसबीआई लाइफ जैसे शेयर्स में भी करीब 2 से 3% तक की तेजी आई है। एनटीपीसी भी 1.5% ऊपर था। जो टूटा शेयर वो था बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इनके अंदर कमजोरी। जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया जैसे शेयर्स भी इस बार कमजोरी के हत्थे चढ़ गए, और इन सब में नुकसान जो था 4-4, 5-5% का था। छोटे मझोले शेयर्स में आपको पता है कि सोने के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए राजेश एक्सपोर्ट्स का बढ़ना लाजमी था। वो टॉप गेनर बना, करीब 12% छोटी मझोली कंपनीज में से। पावर फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, आरईसी, ये कुछ एक और शेयर थे जो छोटे मझोली कैटेगरी के अंदर 5% से रिटर्न देने में ज़्यादा कामयाब हो गए, क्योंकि ये बजट की सीरीज़ चल रही है। करीब कुछ दिनों बाद, यानी कि आज से करीब 20 दिनों बाद, 25 दिनों बाद आपको बजट देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक उससे पहले जो पावर वाली कंपनी है वहाँ पे काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। छोटे मझोले शेयर जो टूटे वो था ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, टीवीएस मोटर्स और धानी सर्विसेज। ये कुछ एक शेयर्स थे जो कि कमज़ोर हुए हैं। अब आज के मेहमान से जुड़ने का वक्त है। अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ओवरऑल ये जो गया हफ्ता है, यानी कि हमने इस पूरे वीक के अंदर एक प्रॉब्लम देखी है कि मार्केट को ऊपर आने में या फिर अपने डैमेज को कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगा। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली थोड़ी सीवियर हुई है। यूएस में मंदी के संकेत आ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रिगर कम है। सामने आपके अर्निंग्स खड़ा है, सामने आपके बजट खड़ा है। तो सर कैसे बैलेंस करें? अगला हफ्ता अर्निंग से शुरुआत हो रही है। गुड आफ्टरनून डिम्पी। मुझे लग रहा है कि आपने सही तरीके से समराइज किया कि
बाजार में गिरावट काफ़ी सिग्निफिकेंटली इसलिए आई है क्योंकि रिसेशन और इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो मार्केट्स को सता रहा है। और आज तो बिकवाली का प्रेशर बहुत ही सिग्निफिकेंट था। सुबह मार्केट थोड़ा अच्छी तरह से खुला, लेकिन उसके बाद वन साइड सेल ऑफ आया और अक्रॉस द बोर्ड था। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी जो अगले हफ्ते से जो नतीजों का सीजन शुरू होगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स उसको क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि इंडेक्स को लेके सिचुएशन थोड़ा सा खराब है। अगर 17,800 का भी लेवल हम तोड़ते हैं तो 17,500 17,550 का नेक्स्ट लेवल होगा, जो काफी मार्केट्स को सारे प्लेयर्स को थोड़ा सा और सताएगा। इन द नियर टर्म वीकनेस जरूर दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर नतीजे जो आने वाले हैं आने वाले हफ्ते में वो अगर थोड़े से उम्मीद से बेहतर होते हैं तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा सीमित रहेगा। हमको लग रहा है कि इस महीने में जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता तब तक मार्केट्स में वोलेटिलिटी चलती रहेगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आपको मौके बहुत मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस पैनिक सेल ऑफ से कोई डरना नहीं है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली जिनके पास पोजीशंस है वो पैनिक में ना सेले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बजट अगर होपफुली अच्छा प्री-एडजक्शन वाला बजट आता है तो इसमें आपको एक अच्छी रिकवरी बजट के आसपास या एक 10 दिन 12 दिन पहले आपको एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। तो ये सेल ऑफ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपरी लेवल पे 18,200 18,300 निफ्टी में थोड़ी सी थकावट तो मार्केट पहले से महसूस कर रहा था। तो डेफिनेटली आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, यही मेरी राय रहेगी आपके व्यूअर्स के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो बजट से पहले टिपिकली बाजार थोड़ा खाली होता है अगर चला जाए तो। ये पुराना तरीका है देखने का, समझने का, और बहुत ही देसी अंदाज आपके सामने बता रहे हैं। टिपिकली बाजार थोड़ा खाली हो जाता है, तो ये खाली होने की प्रोसेस है। बजट और अर्निंग्स ये 2 मेजर ट्रिगर हैं जो इस खालीपन को भर सकते हैं अगर ये उम्मीद से बेहतर रहे। और अगर ये उम्मीद से बेहतर नहीं रहे तो फिर ये डैमेज काफ़ी लंबा और थोड़ा एक्सटेंसिव भी हो सकता है। इसलिए कई मार्केट में आपको वॉइसेस सुनते होंगे, कई लोग ये कह रहे हैं 17,500 तक चले जाएंगे, कोई कहता है 17,200 तक चले जाएंगे, कईयों का मानना है कि पुल बैक स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। जो चाबी है मार्केट की वो एक्चुअली अर्निंग्स में और 15-20 दिन बाद बजट के हाथ में है। मार्केट अपने आप को चेक एंड बैलेंस थोड़ा कर रहा है। जैसे अविनाश सर भी कह रहे थे कि फटीक थकावट जो है 18,200-300 पे दिख रही थी, उस समय अगर आपको भी पैसे दिए जाते तो शायद आप भी नहीं लगाते, आप भी वेट ही करते। मार्केट के पास एक मौका था, वो थोड़ा करेक्ट हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज हमने ना मनीष डांगी से भी बातचीत की थी मार्केट और सेक्टर्स को लेके। एक बार उनका व्यू पॉइंट सुन लेते हैं, फिर अविनाश सर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अर्निंग्स जो आ रही है उसमें से आईटी कंपनी का आउटलुक मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। पहले एक बार मनीष डांगी को सुनते हैं, उसके बाद फिर अविनाश सर से कनेक्ट होते हैं। जो पुरानी मैक्रो ने गंदगियां की है, उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स नीचे आ गए, उसकी वजह से जानबूझ के आरबीआई को बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ा, जो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी डेफिसिट इंडिया में क्रिएट हो गया। तो वो सब जो पुरानी जो तकलीफें हैं, पुरानी तकलीफ की वजह से जो ये सब जो नए सिम्टम्स आए हैं वो रहेंगे। तो उसकी वजह से एकदम मतलब काले बादल आप जो बोल रहे हैं वो तो छठे हैं, लेकिन बादल हैं। धीरे धीरे चीजें ठीक होगी। इस सब माहौल में कुछ चीजें अच्छी लगने लगी हैं ऑलरेडी, तो वहां पे हमको शायद डेवलप करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आने लगी है जिसके बारे में हम पक्का डिस्कस करेंगे अभी। तो लेकिन जो पूरा पिछला जो बैरन साल था जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था कि करें क्या एक यूएस डॉलर लॉन्ग के अलावा, एक मैक्रो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो मेरे को लगता है कि ये काफी अट्रैक्टिव और काफी अच्छा साल रहेगा। आईटी जो है वो मेरे को लगता है कि यूएस रेट्स का प्रॉक्सी है और जनरली वर्ल्ड ग्रोथ का भी प्रॉक्सी है। तो हालांकि वर्ल्ड ग्रोथ तो काफी तेजी से स्लो डाउन होगा, शायद 2-2.25% पे एक ग्लोबल ग्रोथ हो, तो पिछले 40 साल का सिर्फ 4-5 बार ही इतना कम तेजी से वर्ल्ड ग्रो हुआ है। लेकिन क्योंकि उसमें डोमिनेंस यूएस रेट्स का ज्यादा है, तो मेरे को लगता है कि वो आम इन्वेस्टर को सरप्राइज करेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है। तो पहली बात ये, तो इसके लिए से अगर 2023 के अंदर आप छोटा सा एक कॉन्ट्रा खेल सकते हैं रिलेटिव टू पॉपुलर परसेप्शन और रिलेटिव टू व्हाट डिड वेल लास्ट एक साल के अंदर, कि मेरे ख्याल से आईटी अच्छा करे। दूसरा, कमोडिटी जो है वो चाइना का ग्रोथ का प्रॉक्सी है, और मेरे को लगता है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। अप्रैल के आसपास में उनका रीओपनिंग होना शुरू होगा, और चाइना का रीओपनिंग और उनके एक एवरेज हाउस होल्ड के पास में बहुत बड़ा सारा सेविंग्स है। जैसा प्रिसाइसली यूएस में हमने पूरे 2021 में देखा, 2023 के अंदर
चाइना के एक आम हाउस होल्ड का बड़ा कंजम्पशन हो सकता है, और एज सच चाइना का ग्रोथ जो है वो कमोडिटीज के लिए काफी रिफ्लेशनरी होता है। तो मेरे को लगता है कि कमोडिटी सेक्टर जो है अप्रैल के बाद में बड़ी तेजी से ऊपर आ सकता है। तो ये दोनों सेक्टर जो थोड़े से मारे गए हैं पिछले साल भर में ग्रोथ स्लोडाउन के चक्कर में, और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जाने के चक्कर में यूएस के, तो एक इन सेक्टर्स के ऊपर आप रिलेटिवली ओवरवेट रह सकते हैं अगर आप प्योर इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो। ठीक है, तो आप मनीष डांगी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मेटल्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि चाइना उसके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा और आगे चल के थोड़ी तेजी आ सकती है। हालांकि उनका व्यू पॉइंट आईटी को लेकर भी बुलिश है, ऐसा जो ये नहीं कह रहे कि आईटी बहुत ख़राब है, वो तो उल्टा यही कह रहे हैं कि आईटी के अंदर वैल्यूएशन अभी ठीक मिल रही है। एक काम करते हैं, आईटी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि अगले हफ्ता नंबर्स का होगा। टीसीएस सोमवार बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे उतारेगा, तो विनी से कनेक्ट करते हैं, मेरे सहयोगी हैं, वो पहले एक बार आपको टीसीएस के नंबर्स के बारे में बता देगी, फिर अविनाश सर से ये पता करते हैं कि नंबर से ठीक पहले हमारी अप्रोच, हमारी सोच क्या होनी चाहिए टीसीएस को लेकर। विनी, आप जरा बताएं नतीजे आ कैसे रहे हैं? एब्सोल्युटली। और टीसीएस की Q3 के अर्निंग्स की बात करें तो ओवरऑल अर्निंग्स से ज़्यादा तो कमेंट्री की वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है, पाइपलाइंस कैसी है, डील विंस कैसी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वॉच आउट करेंगे। और ओवरऑल अभी नंबर्स पे बात करते हैं तो रेवेन्यू जो यूएसडी में रेवेन्यू ग्रोथ है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 1% पे। इंडियन रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 3% के हिसाब से। और ईबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम थोड़ी एक्सपेंशन होगी ईबिट मार्जिन में, 70 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है ईबिट मार्जिन पे। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर कंपेयर करते हैं, 24.7% पे ईबिट मार्जिन एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल Q3 की जो एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड, मेनली बिकॉज ये सीजनली वीक क्वार्टर ही होता है आईटी कंपनीज के लिए। क्रॉस करेंसी हेडविंड्स भी आएगी जिसकी वजह से थोड़ी म्यूटेड बिहेवियर भी रहेगी ओवरऑल अर्निंग्स में। और मे बी एक सरप्राइज जो आ सकता है वो है मार्जिन फ्रंट पे सरप्राइज। और कंपनी ने पहले बताया भी था कि उनकी हेडविंड्स है स्पेशली पीएनसी इंश्योरेंस में, मॉर्गेज में, डिस्क्रिशनरी रिटेलर्स में, स्पेशली यूरोप और यूके साइड में उन्होंने ये हेडविंड्स फेस की थी, और पोटेंशियली हायर फोरलोज भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये थोड़े जो फैक्टर्स हैं इम्पैक्ट कर सकते हैं नंबर्स को। उसके अलावा हायरिंग स्लोडाउन भी एक्सपेक्टेड है कंपनी में, एट्रिशन रेट एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा अभी Q3 FY23 में। और फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री में, क्लाइंट बजट्स क्या है, कॉशियस बोल रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स कैसा जाएगा आगे जाते हुए, ये भी एक कमेंट्री में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इम्पैक्ट क्या है यूरोप एंड BFSI में स्लोडाउन का, अट्रिशन ट्रेंड्स क्या है, हायरिंग ट्रेंड्स क्या है, डील विंस क्या है, पाइपलाइन नेचर, प्राइसिंग उनकी क्या है, और FY23 का ग्रोथ आउटलुक तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही है। ठीक है विनी, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमको देने के लिए। एक तो मोटा मोटी नंबर्स कैसे आ रहे हैं उसका भी व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया। 1% करीब आय बढ़ेगी, डॉलर टर्म्स में है, और अगर आप वैसे देखेंगे तो 2.5% रुपी टर्म्स में बढ़ेगी। इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ गए। 11,200 करोड़ का मुनाफा आ सकता है इस बार का, ये 7% बढ़कर आएगा। मार्जिन में स्लाइटली इंप्रूवमेंट आएगी 0.7% की। अविनाश सर, नंबर्स उतने ख़राब नहीं लग रहे जितनी यूएस को लेकर मार्केट में चिंता चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस आईटी कंपनीज का यूएस से ही आता है। सब लोग ये कहते हैं कि अगर रिसेशन आ गया तो इनका ऑर्डर कट जाएगा, इनका बिजनेस कम हो जाएगा। मार्जिन्स पे तो जो प्रेशर आएगा सो अलग है, वो तो कहानी बहुत ऑल टुगेदर अलग है, बट बिजनेस ना स्लो डाउन हो जाए। नंबर्स इस बार के क्वार्टर को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से कुछ दिक्कत आ रही है। सर एक बार आपका व्यू पॉइंट, शेयर चल क्यों नहीं रहे सर? देखिए डिम्पी, आपने सही कहा कि देखिए नंबर्स इतने खराब आएंगे नहीं, क्योंकि अभी भी ऑर्डर बुक इनके पास पेंडिंग ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो इन आईटी कंपनीज को है वो ग्रोथ को लेके, अभी जिस प्रकार का रिसेशन का नंबर हम यूएस में देख रहे हैं और यूरोप में जो दिक्कतें दिख रही है, मुझे लग रहा है कि देखिए जो कमेंट्री टीसीएस की मैनेजमेंट की होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नए क्लाइंट विंस कितने आते हैं यूएस से, यूरोप से, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी अगर रिसेशन में जाती है तो क्लियरली थोड़ा सा स्लो डाउन आईटी सेक्टर को फेस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक आएंगे, लेकिन जो ग्रोथ का अनुमान है वो ग्रोथ का अनुमान हमको दिसंबर के नंबर्स के बाद की कमेंट्री और जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर रहेगा, जहां पे ज्यादातर ऑर्डर विंस अनाउंस होते हैं, वहां की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लग तो रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर के लिए ग्रोथ जो है वो कंप्लीटली नेगेट हो जाएगा, और इस कारण से मार्केट में ऐसा कोई बड़ा उछाल रिजल्ट्स के पहले या रिजल्ट्स के बाद आना मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैं समझता हूं कि वैल्यू पे
अपॉर्चुनिटी तो काफी बड़ी है। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं, अच्छी कैश कंपनी के बुक्स पे है। लेकिन ग्रोथ जब तक आता नहीं है तब तक यहाँ पे डिम्पी कोई बड़ी रीरेटिंग नहीं आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स कमेंट्री पे ज्यादा नजर रखेगा, और कहीं पे भी कोई भी कॉशियस कमेंट्री आती है तो मेरे ख्याल से वो सेक्टर के लिए और वो कंपनी के स्टॉक के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। तो मैं तो वेट करूंगा, मैं कमेंट्री के लिए वेट करूंगा, रिजल्ट्स आने दीजिए और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें फ्रेश निवेश करना है कि नहीं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। इनफैक्ट हमको वेट करना ही चाहिए सबको, क्योंकि ये पहली बड़ी कंपनी है, नंबर्स दिखाएगी और उसके बाद से काफ़ी हद तक आपको आउटलुक पता लग जाएगा। अब आप बोलेंगे हमसे कहीं ट्रेडिंग लॉस ना हो जाए। ट्रेडिंग लॉस नहीं होगा। आपके पास इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है और भी ऐसी तमाम कंपनियां जो आईटी के, अगर टीसीएस का कुछ भी ठीक आता है, कमेंट्री अच्छी आती है तो आपके काम आ जाएगा। सिर्फ यही शेयर नहीं चलेगा, फिर ये पूरे सेक्टर को आपको तेज़ कर सकता है। तो इसलिए रुक जाइए, एक बड़ी कंपनी अपना लिटमस टेस्ट कर दे, लैब टेस्ट हो जाए, पता लग जाए सारी चीज़ों का, फिर कहीं भागा नहीं जा रहा बाजार। आपको अच्छी वैल्यूएशन तो मिल ही रही है, अभी भी मिल रही है। 1-2% ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी शरद भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, साथ ही मानसी भी जुड़ेंगे, अविनाश सर तो खैर है ही हमारे साथ। 2 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला तो मेटल्स को लेकर चर्चा बहुत हो रही है, ऐसे भी मनीष डांगी भी कह रहे थे, और दूसरा रियल एस्टेट को लेकर चर्चा बहुत हो रही है कि ये अगले साल भी चलेगा। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अविनाश सर हमारे साथ हैं, अगले हफ्ते की आपको तैयारी करा रहे हैं। इस हफ्ते क्या हुआ उसको लेकर भी विश्लेषण हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, शरद अपने सहयोगी को जोड़ते हैं। अभी मनीष डांगी भी आपसे कह रहे थे, आज आप खुद फील कर रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से कि मेटल्स टूट तो नहीं रहे, चल भी नहीं रहे, लेकिन मेटल्स का कनेक्शन सीधा चीन से है। चीन, मेटल और बाजार, ये क्या है समझते हो नहीं सही। शरद जरा जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन से और ये मेटल्स पे है, और वो कह रहे हैं कि जो नियर टर्म में इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होने वाली है वो रहेगी चाइना की रीओपनिंग। अब उनकी प्रेफरेंस मैं पहले बता दूं कि क्या रहेगा जेपी मॉर्गन का प्रेफरेंस। तो सबसे पहले स्टील स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, उनके प्रेफरेंस में फिर आते हैं बेस मेटल्स और आखिर में कोल। अगर बात करें तो जब रीओपनिंग होगी तो उसके कारण भारत के जो आपके मेटल स्टॉक्स है वहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है, वो कह रहे हैं। और जो ओवरऑल चीन की डिमांड है वो भी बढ़ सकती है जिस तरह रीओपनिंग होगा। अब कंस्ट्रक्शन में भी पिकअप आ रहा है, तो उसके कारण जो जेपी मॉर्गन की पिक्स है वो जो है स्टील सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं। लेकिन कौन से स्टॉक्स है जो जेपी मॉर्गन के पिक्स में रहेंगे, तो सबसे पहला रहेगा टाटा और सेल आपके स्टील में। और अगर बात करें बेस मेटल्स में तो वेदांता, नाल्को और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स जो हैं फोकस में रहने वाले हैं। और हमने मंडे को खुद ही बताया था कि मेटल स्पेस में जो रैली हो रही है इसके जो है चाइना रीओपनिंग थीम का तो अहम रीज़न है ही। ठीक है शरद, ये आप रिपोर्ट के जरिए बता रहे थे कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट क्या कहती है, उसमें से कौन से शेयर रखे हुए हैं। अविनाश सर, मेरे को भी आपसे ये समझना है, आपका व्यू पॉइंट क्या है मेटल्स को लेकर, और एक पसंदीदा शेयर आपका, सिर्फ नाम भी बता देंगे काम हो जाएगा। इनफैक्ट डिम्पी, मेटल में हमको टाटा स्टील पसंद है। हमको लग रहा है कि जो भी मेटल का अभी भी आउटलुक है वो चाइना मार्केट में, अगर होपफुली चाइना मेटल मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में एंटर करती है तो टाटा स्टील को हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ऊपरी लेवल से टाटा स्टील काफ़ी पिट चुका है। दिसंबर के क्वार्टर में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी नहीं, लेकिन अगर होपफुली न्यू ईयर से जनवरी से चाइना एंटर करता है मेटल मार्केट तो आपको जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है वहाँ पे अच्छा बदलाव इनके मेटल के प्राइसेस में, मार्जिन में देखने को मिलेगा। ओवरऑल मेटल मार्केट मुझे लग रहा है कि काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है, तो काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। बट यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि चाइना कब एंटर करता है और उनकी बाइंग कब शुरू होती है, ये एक इवेंट ड्रिवन कॉल रहेगा। बट डेफिनेटली मेटल्स में एक थोड़ा सा निवेश बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि चाइना की रीओपनिंग की इकोनॉमी की जो बात है वो 2023 में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा, और कहीं लोग इस डेवलपमेंट को काफी समय से वेट कर रहे हैं। तो मैं मेटल्स में टाटा स्टील को फेवर करूंगा। यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी अगर कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है अविनाश सर, एक चीज़ मैं आपके सामने और रखता हूँ, मानसी मेरे से योगी जुड़ रही है, वो ना आपको रियल एस्टेट के कुछ कंपनीज के ना बिजनेस अपडेट्स आए हैं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि गिरते हुए मार्केट में भी ये कंपनियां ज़्यादा टूट नहीं रही हैं। मानसी जरा जल्दी से बता दीजिए अपडेट, फिर अविनाश सर से करते हैं बात।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ फिर से आना शुरू हो चुके हैं। सेक्टर डिमांड में है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नतीजों से पहले जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस, क्वार्टरली अपडेट्स आ रही हैं कंपनियों के, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। दो कंपनियां शोभा लिमिटेड और मैक्रोटेक डेवलपर्स ने अपने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली पॉजिटिव नंबर्स फ्लैश किए हैं। शुरुआत शोभा लिमिटेड से करते हैं। कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वैल्यू देखा है और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम भी देखा है। सेल्स यानी कि बिक्री में करीब 36% की बढ़ोतरी देखने को मिली और प्राइस रियलाइजेशन 22% तक बढ़े हैं। डिमांड की अगर बात करें, स्टेडी डिमांड है। चैलेंजेस कई सारे रियल एस्टेट सेक्टर ने देखे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर का आउटलुक अनसर्टेन रहा, मॉर्गेज रेट्स बढ़ते रहे, लेकिन बावजूद इसके रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो इंटैक्ट नजर आ रही है। और ऑपरेशंस जो कॉन्ट्रैक्चुअल और मैन्युफैक्चरिंग में नजर आ रहे हैं वो भी डिमांड को काफी हद तक स्ट्रेंथ ही दे रहे हैं। और डेट रिडक्शन का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जो कि नजर आ रहे हैं वो डेट रिडक्शन को काफी हद तक मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स के भी Q3 अपडेट्स फ्लैश हुए हैं जो कि काफी पॉजिटिव थे। बेस्ट एवर Q3 प्री सेल्स परफॉर्मेंस कंपनी ने देखी, जहां पर 16% की बढ़त प्री सेल्स में नजर आई। 3035 करोड़ का आंकड़ा यहां पर वैल्यू के टर्म्स में देखने को मिला। अविनाश सर, कलेक्शन भी ठीक बढ़ रहा है, रियलाइजेशन भी ठीक है। आप इस सेक्टर को कैसे रेट करते हैं और एक ऐसा शेयर जो आपको बहुत पसंद है, नाम ही बता दीजिए। इनफैक्ट डिम्पी, देखिए रियल एस्टेट में जैसे बिजनेस अपडेट्स मैक्रो बिल्डर्स का और शोभा का आया है, हमको लग रहा है कि नतीजे तो बहुत दमदार आएंगे और अभी भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद कोई बड़ी डिमांड में कटौती आई नहीं है। तो ये ट्रेंड मेरे ख्याल से दिसंबर के क्वार्टर में तो आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इन्वेंट्री सेल हो रही है, स्पेशली अगर मुंबई मार्केट की बात करें, नॉर्थ में गुड़गांव, दिल्ली की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रियलाइजेशंस भी अच्छी तरह से बढ़े। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डीएलएफ पे फोकस करना चाहिए। मुझे लग रहा है डीएलएफ एक बहुत बड़ा प्लेयर है। डीएलएफ में हमको लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इस थर्ड क्वार्टर में आएगा, काफी दमदार रहेगा। पहले से ही कंपनी ने कर्जा काफी कम किया है, अपना रेंटल इनकम भी इन्होंने बढ़ाया, तो इस स्टॉक को डेफिनेटली नजर में रखें। मुंबई मार्केट के लिए हम मैक्रो डेवलपर्स पे फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनकी जो एक्सपोजर है वो काफी बड़ी है। तो डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक्स में आपको अगर निवेश भी करना है, नॉट ओनली लॉन्ग टर्म बट रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके रिजल्ट्स के पहले भी आप प्ले कर सकते हो। अच्छे खासे नतीजे आएंगे और मेरे ख्याल से कमेंट्री भी अच्छी आएगी, ऐसा अनुमान है। ठीक है अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली बॉम्बे दोनों की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, डीएलएफ दिल्ली की और लोधा मुंबई की, दोनों ही कंपनीज को आप बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब कार्यक्रम के लास्ट में हम आपको चलते चलते ये बता देते हैं, विमाक्षी मेरी सहयोगी, कि अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से इवेंट है जो ड्यू हैं। गौर से सुनिए विमाक्षी। जी बिल्कुल, अगला हफ्ता काफ़ी इवेंटफुल रहने की उम्मीद की जा रही है। हम देखेंगे कि जैन 9 को रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और उसी के साथ जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप, ये दिग्गज कंपनी जो ग्लोबल लेवल पर है, ये भी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी। जैन 10 को उसके ठीक एक दिन बाद हमारी नज़र होगी सिगाची इंडस्ट्रीज़ पर। बोर्ड की बैठक होने वाली है, फंड रेजिंग को कंपनी कंसिडर करने वाली है और उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा क्योंकि इनकी नेली 3.3% इक्विटी लॉक इन से बाहर आ रही है। जैन 11 को अगर हम इकोनॉमिक क्यूज़ की बात करें तो चाइना का FDI डेटा आएगा और इस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। मगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर हमारी नज़र होगी IEX पर। कंपनी का बायबैक शुरू होने वाला है ओपन मार्केट रूट के द्वारा। जैन 12 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंटफुल डे रहने वाला है, काफ़ी बिजी रहेंगे हम क्योंकि HCL टेक, इन्फोसिस, CN के नंबर्स आएंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे क्यूज़ एक्सपेक्टेड है, जैसे कि इंडिया का CPI डेटा, इंडिया की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स भी आएंगे। US की तरफ से हम देखेंगे कि उनके इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और US और चाइना दोनों ही अपने CPI नंबर्स भी रिपोर्ट करेंगे। जैन 12 को चाइना PPI नंबर्स भी आएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर हमारी नज़र होगी साप पॉलीमर्स पर क्योंकि ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है एक्सचेंजेस पर। और हम देखेंगे कि हफ्ते के आखिरी दिन इंडिया का ट्रेड बैलेंस डेटा, यूके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स और चाइना का ट्रेड बैलेंस डेटा, ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ हैं जो आपको ज़रूर ट्रैक करने चाहिए। कॉर्पोरेट फ्रंट पर हमारी नज़र होगी विप्रो पर क्योंकि कंपनी अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पेश करेंगे और उसी के साथ कुछ ग्लोबल नंबर्स भी हम देखेंगे जैसे कि ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप, JP मॉर्गन चेस, वेल फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करेंगे जैन 13 को। और आखिर में HDFC बैंक का नतीजा आएगा जैन 14 को और इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए।